नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डकैत। चंबल के बीड़ों में डाकुओं की कहानी, चंबल में पनपी रंजिशों की कहानियां हैं। गांव की छोटी छोटी रंजिशों ने बड़े बड़े डाकुओं को जन्म दिया। आज की कहानी में एक ऐसा किस्सा है जिसमें दुश्मनी तो जरा सी थी, लेकिन उसने जिस डाकू को जन्म दिया वो चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में शुमार हो गया। लंबी चौड़ी कदकाठी, रौबदार मूछे, कंधे पर दुनाली, कभी दद्दा, कभी रॉबिनहुड तो कभी जेंटलमैन डाकू कहलाया। ऐसा डाकू जिसके पास चंबल में अब तक की सबसे बड़ी डाकू की फौज खड़ी हो गई, और वो मान सिंह के बाद चंबल के बीहड़ों का सबसे बड़ा नाम बन गया। चंबल के 50 के दशक का दौर। बीहड़ में बागियों की बाढ़ सी आ गई थी। मान सिंह, रूपा, लाखन, गब्बर, सुल्ताना, अमृतपाल और पुतलीबाई जैसे डाकुओं से चंबल थर थर कांप रहा था। लेकिन 50 के दशक के खत्म होते होते ये नाम खत्म से हो गए। इनमें से ज्यादातर डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए और बाद में उनके गैंग भी छिन्न भिन्न हो गए। ऐसे समय में ही चंबल में एक नाम गूंजा और वो चंबल के डाकुओं का नया बादशाह बन गया। नाम मोहन सिंह गुर्जर उर्फ मोहर सिंह। पता बीहड़, चंबल। जुर्म कत्ल और अपहरण। इनाम 2 लाख। भाई डकैत बनता है ये जमीन संबंधी झगड़े, बड़े लोग हैं जो चपेटता है, जोत लेता है, मतलब सुनती नहीं है। बिजली जिले के कछार में एक टीले में दूर से दिखाई देता है ये सफेद रंग का मंदिर। आज तन्हा ये मंदिर कभी पूरे गांव का हिस्सा था, लेकिन फिर गांव में खून की होली की शुरुआत हुई और धीरे धीरे गांव उजड़ता चला गया। आज इस मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर जाकर जटपुरा बस गया। पुराना वीरान जटपुरा कछार में समा गया। रह गया तो ये मंदिर और इससे जुड़े किस्से। कई बार कहानियां रह जाती हैं, किस्से रह जाते हैं, जगह बदल जाती है, किरदार भी कुछ रह जाते हैं। हम इस वक्त जटपुरा में हैं, वही जटपुरा जहां से बागी मोहर सिंह का जन्म हुआ, जहां से बागी मोहर सिंह ने एक झगड़े के बाद में चंबल में अपना आतंक मचाया। लेकिन आज यहां न कोई घर है, न गांव का कोई दूसरा घर। ये गांव अब यहां से नदी की कछार से निकलकर कहीं दूर शिफ्ट हो गया, जहां अब मोहर सिंह का कोई घर नहीं है। लेकिन इस जटपुरा के पुराने हिस्से में ही कहीं मोहर सिंह का घर होता था, जिसकी कहानियां चंबल का एक हिस्सा बन गई। जटपुरा का मोहन सिंह किसान था। गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी और जिंदगी चल रही थी। मोहर सिंह नहीं बदला था। मोहन सिंह के मोहर सिंह में बदलने का राज जमीन के किस्से में छिपा है। बड़े कुटुंब में जमीन के छोटे से टुकड़े पर विवाद शुरू हुआ। मोहर सिंह और उसके कस्बे में एक झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े में उसकी जमीन के एक हिस्से पर दूसरे परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया। मामला पुलिस के पास गया और मुकदमेबाजी शुरू हो गई। मोहर के दुश्मन दबंग और रसूखदार लोग थे और इस मुकदमे में गवाही देने का मतलब था उनसे दुश्मनी पालना।
मोहन सिंह पर भी गवाही से मुकरने का दबाव बनाया जाने लगा। कसरत और पहलवानी के शौकीन मोहर सिंह ने परिवार के रसूखदारों की बात ठुकरा दी, जिसके बाद मोहर सिंह की उनसे सीधी दुश्मनी हो गई और एक दिन घर लौट रहे मोहर सिंह पर रास्ते में हमला हुआ और लात घूंसों से बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। भैया बनने में झगड़ा हुआ था और का हो। अच्छा, झगड़ा हुआ था ना? हाँ, आपस में हाँ, कह बे जाए को तारीख को जाए रहे है बिन की बोल रही थी सजा बोल रही थी। तो बिन ने कही के तुम हमारे माँ पे गवाह दे दो। बिन ने माँ पे गवाह नहीं दे, वो राजीनामा नहीं किया है। तब ऐसे चेंटा चेंट पे अपने फरार रह गए और जंगल में कूद गए। इस घटना के बाद मोहर सिंह अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन थाने में उसकी शिकायत को खारिज कर दिया गया। उल्टा रसूखदारों के इशारे पर पुलिस ने मोहन सिंह पर मुकदमा कायम कर लिया। दूसरा आदमी आप कब्जा कर देते जाते को सुनते ना, इसलिए वो मार देते थे, जगत बन जाते और फिर हाजिर होता चमेला का पानी है। तो इस एक परिवार के दो लोगों के बीच में एक छोटे से मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि मोहर सिंह गांव के एक सीधे साधे किसान से निकलकर चंबल में घुसकर बागी बन गया। ये दूसरा मौका था जब मोहर खाकी के दर से ठोकर खाकर वापस लौटा था। बेबस मोहर सिंह गांव वापस लौटा तो अपने घर नहीं, सीधे जटपुरा मंदिर पहुंचा। उसने भगवान को साक्षी मानकर दुश्मनों को धूल में मिलाने की कसम खाई और हाथ में हथियार उठाकर चंबल के बीहड़ की राह पकड़ ली। किस्सों में कोई चंबल का सानी नहीं है। हर एक गांव एक नई कहानी, हर बागी उसकी जिंदगी की कहानी, और वो सब किस्से आपस में इतना गुम हो गए हैं कि उनमें ढूंढ पाना मुश्किल होता है। हम इस वक्त जटपुरा में हैं, वो जटपुरा जो कभी नदी के कछार में अब चला गया। सिर्फ ये एक मंदिर है जो माँ का मंदिर है जो बचा हुआ है, लेकिन इस मंदिर की भी एक कहानी है। हमारे साथ यहाँ गाँव के हैं इस जटपुरा के, जो अब दूसरी तरफ गाँव बस गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गंधारू। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ इस मंदिर में क्या है? मतलब कहते हैं कि इस मंदिर से भी मोहर सिंह का बहुत रिश्ता था। मोहर सिंह का बहुत रिश्ता था यार। क्या किया वो? इस मंदिर में क्या सुनते हैं आप? मंदिर में यही पूजा पाजी करते रहते भाई, आवते रहते हमेशा यहाँ? हमेशा। लोग कहते हैं कि यहाँ से मंदिर में शपथ लेके कूदे, क्या हुआ वो? हाँ, क्या है? यहीं से वो पैर सूखे माँ के, यहीं से जयकारा दे के यहीं से चंबल के बहल में कूद गए थे और माँ ने उनकी रक्षा की। उनकी आस्था है, उनकी क्या पूरे गांव की आस्था है। मोहर सिंह ने बीहड़ के ढांगों से सबसे पहले अपने दुश्मनों पर कहर बरपाना शुरू किया। मोहर सिंह ने अपने जानी दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बनाया। दुश्मनी निभाते निभाते मोहर बीहड़ का बागी बन बैठा। बंदूक के साथ मोहर सिंह सालों तक बीहड़ में अकेले या इक्का दुक्का साथियों के साथ भटकता रहा। चंबल में फिरंगी सिंह, देवीलाल, छक्की मिर्धा, शिव सिंह और रमकल्ला जैसे डाकुओं का डंका बोल रहा था। मोहर ने उस वक्त डकैतों से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी भी डाकू ने उसको तवज्जो नहीं दी। तो मोहर सिंह ने फैसला कर लिया कि वो खुद का गैंग बनाएगा। अपना गैंग कब बनाया? 1 साल बाद। अच्छा। सबसे पहले कितना आपके पास कितने लोगों का गैंग हुआ करता था शुरुआत में? बाखन तो 3 आदमी है। अच्छा। बाद में फिर है गए धीरे धीरे। लोग कैसे आ गए आपके पास, जुड़ गए? जो केस करता पता लगाए आ जाता है। अच्छा, आपके पास आ गए। हाँ। आपने संरक्षण दे दिया उन्हें? हाँ, सर जगह 1 साल बाद बंदूक पकड़ा देते, 1 साल नहीं देते हम लोग। अच्छा, 1 साल क्या करते? 1 साल रहो वैसे ही, जब पता कर लेते भगवारी ले गया वो। तो मोहर सिंह ने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त चंबल में कई गैंगों का खौफ बरकरार था। मान सिंह गैंग की कमान लोकमन दीक्षित और लुक्का पंडित के हाथों में थी। माधो सिंह, हरविलास, छोटे सिंह जैसे गैंग पूरे चंबल में गरज रहे थे और मोहर सिंह ने इन्हीं के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। माधव सिंह बिलोंग्स टू आगरा जिला के रहने वाले थे। उसकी बहनें सब यहाँ पे आई थी।
इस इलाके में, सिकरवारों के, तुमरों के यहाँ भदौरिया ठाकुर था, मिलिट्री में कंपाउंडर था वो। कौन? माधव सिंह। तो फिर उधर से इसी इलाके में ज्यादा रहा, वहां तो कभी कभी होता था। मोहर सिंह ने अपने साथियों के साथ पहली छोटे छोटी वारदातों को अंजाम दिया और इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में गुनाहों का बहीखाता शुरू हुआ। मेहगांव थाने में 140/60 पहला अपराध जो मोहर सिंह गैंग के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 1960 में ही गौहद थाने में दूसरा अपराध हत्या के प्रयास का दर्ज हुआ। 1961 में गौधा में पहला कत्ल का केस दर्ज हुआ और इसके बाद मोहर सिंह पर मुकदमों की झड़ी लग गई। मोहर सिंह ने भिंड और आसपास के इलाकों में दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने गैंग के अनुशासन को लेकर मोहर सिंह बेहद सतर्क और सजग था। मोहर सिंह ने चंबल में ऐलान कर दिया कि जो कोई उसके गैंग की मुखबरी करेगा वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा और इस पर उसने कड़ाई से अमल भी किया। मुखबिरों से निपटने में मोहर सिंह बेहद खूंखार हो चला। अगर उनको ईमानदारी से लोग दे देते थे तो उनको कभी कोई मारपीट नहीं करते थे, लेकिन मुखबिर को छोड़ते नहीं थे, शत्रु को छोड़ते नहीं थे। जैसे कि मैंने कई बार ये अनुभव किया है कि बागी अगर किसी की पकड़ करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि या तो वो उनके खिलाफ मुखबिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत तरीके से आर्थिक संसाधनों को लेकर पैसे की चोरी करने की गरज से पुलिस के मुखबिर बन गए, सरकार के मुखबिर बन गए और उनको सूचनाएं देते रहते हैं, या फिर उनका परिवार हमारे लोगों की लीकेज करता है। कहते हैं कि मोहर सिंह पुलिस के मुखबिरों पर मौत बनकर जुटा और इस तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे बीहड़ों में मोहर सिंह का नाम गूंजने लगा। 1960 और 70 के दशक में चंबल में एक बार फिर से बंदूकें गरजने लगी थी। यूं तो डाकू मानसिंह और रूपा के लिक्विडेट होने के बाद और लोकमन के आत्मसमर्पण के बाद चंबल में शांति की उम्मीद थी, लेकिन चंबल में अब पकड़, लूट, डकैती की खबरें न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां थी, बल्कि अब ये दिल्ली के गलियारों तक पहुंच रही थी, क्योंकि चंबल में अब खौफ और आतंक का एक नया नाम सामने आ चुका था और ये नाम था डाकू मोहर सिंह। 2 लाख रुपए का इनाम, 12 लाख का गैंग पर इनाम, यानी ये सब एक ही नाम, वो नाम डाकू मोहर सिंह। मोहर सिंह ने अपने गैंग को सबसे बड़ा गैंग बनाने के साथ साथ नियम कायदे भी बनाए। वो किसी भी महिला डाकू को गैंग में एंट्री नहीं देता। गैंग को सख्त हिदायत थी कि वो किसी भी लड़की और औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, नहीं तो मोहर सिंह उसको खुद सजा देगा। पुलिस के किसी भी थाने में मोहर सिंह और गैंग के किसी भी सदस्य पर बहू बेटी को छेड़ने या परेशान करने का आरोप नहीं लगा, न ही कोई मामला दर्ज हुआ। मोहर सिंह गुजर था जात का, वो रहा भिंड, ग्वालियर और मुरैना, इन 3 जिलों में उसका ऑपरेशन था और उसको सेल्टर गुजर अधिक देते थे। वो कैसा, मतलब अगर कैरेक्टर के तौर पे देखें? कैरेक्टर के हिसाब से ठीक था, छेड़ा खाने लगा होता नहीं, वैसे डकैती किडनैपिंग करता था और कुछ नहीं करता था। वो भी एक छोटा मोटा चोरी करता था, उसको इतना मारा गया, इतना मारा पिटा गया तमाम दुनिया भरे के उनके काशियों कहने से, तो थानेदार थे कोई ऐसे वहां पे गोहद में। उसके बाद वो फरार हो गया, फिर भाई काशियों को उसने 9 काशी मर्डर करके फरार हुआ, एक ही दिन में मारे उसने, इस तरह से फरार हुआ वो। धीरे धीरे मोहर सिंह चंबल के डाकू सरदारों में बड़ा नाम बन गया। पुलिस और गैंग के बीच एनकाउंटर आए दिन होने लगे। बेखौफ मोहर सिंह ने पैसों की बदौलत बेहतर हथियार हासिल किए और गैंग को बचाने के नए नए तरीके भी इजाद किए। कहते हैं मोहर सिंह ने पुलिस को आसानी से चकमा देकर निकलने में महारत हासिल कर ली। नेटवर्क ऐसा बनाया कि पुलिस के चंबल में कदम रखते ही उसको खबर मिल जाती और मोहर सिंह फरार हो जाता। वो साल था 1965 जब मोहर सिंह के साथी नाथू सिंह ने एक साजिश रची और ये साजिश
मोहर सिंह को पहली नजर में जच गई। चंबल के इलाके में उस वक्त किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि दिल्ली के भी किसी आदमी को पकड़ बनाया जा सकता है। आखिर कौन था वो दिल्ली वाला व्यापारी जिसके नाम पर मोहर सिंह ने मुहर लगाई थी? चंबल में ताबड़तोड़ वारदातों से मोहर सिंह का गैंग काफी बड़ा हो चला। बीहड़ में इससे पहले इतना बड़ा गैंग किसी ने न कभी देखा न कभी सुना। 150 आदमी और एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों से लैस मोहर सिंह का गैंग और कुख्यात हो गया। पुलिस से सीधी टक्कर लेने के साहस ने उसे चंबल का बेताज बादशाह बना दिया। दूसरे गैंग के साथ मिलकर मोहर सिंह पुलिस को चकमा देने लगा और पकड़ की बढ़ती वारदातों से हैरान और परेशान पुलिस ने गैंग पर 12 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित कर दिया। काय को तो कौन मारो उतार के निकल जाए, हम लोग तो नहीं मारते। अच्छा, तो आप पे आखिरी इनाम 2 लाख। 2 लाख और माधो सिंह पे 1.5 लाख। और आपके पूरे गैंग पे कितना था? काऊ पे 12 लाख, काऊ पे 10 लाख, काऊ पे 100 रुपया थी। पूरे गैंग पे 12। हाँ। मोहर सिंह, माधव सिंह, सरू सिंह, राम लखन मास्टर और देवीलाल के गिरोह चंबल में इकट्ठा होकर वारदात करने लगे। और हथियार बंद पुलिस की टीमें भी डाकुओं से सीधा मुकाबला करने से बचने लगी। मोहर सिंह जिंदा या मुर्दा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। छलावे की तरह आता और गांवों में वारदात करके गायब हो जाता। इधर पुलिस के मुखबिर भी सटीक जानकारी हासिल करने में नाकाम होने लगे। एक से बड़ी एक डकैतियां और बड़े कारनामों के आगे लाचार पुलिस के लिए मोहर सिंह चंबल के बहते पानी की तरह था। हताशा में पुलिस बार बार मोहर सिंह के गांव पहुंचती, जहां उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। चंबल की रवायत के मुताबिक मोहर सिंह ने एक छत्र राज कायम कर लिया। मोहर सिंह गैंग के चर्चे चंबल में तैरने लगे। पुलिस भी गैंग के खात्मे के लिए नई नई रणनीति बनाने में जुट गई। आतंक और खौफ का पर्याय बने मोहर सिंह और उसके अलावा अन्य दूसरे गैंग के सदस्यों को पुलिस एनकाउंटर में निपटाने लगी और बीहड़ में भी डकैतों के साथ साथ पुलिस की गोलियां भी बारूद उगलने लगी। उन्नीस 1963 में कुख्यात डकैत सरगना फिरंगी सिंह को पुलिस ने मार गिराया। 1964 में देवीलाल शिकारी गैंग को सरगना समेत साफ किया। 1965 में शिव सिंह को पुलिस की गोलियों ने शांत कर दिया। 1965 में रमकल्ला भी पुलिस के हाथों मारा गया। चंबल में अपहरण को पकड़ कहा जाता है और पकड़ों से मिली फिरौती से गैंग का काम चलता है। मोहर सिंह इस काम में मंझा हुआ खिलाड़ी और चालाक भी था। 1965 में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने देश विदेश में उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में छप गया। किडनैपिंग आम था, जर्नरी किडनैपिंग से आराम था, कोई रिस्क नहीं है उसमें। डकैती में तो ये रिस्क है, मान लो गाँव में हथियार है तो वो भी फायर कर सकते हैं उन पर। किडनैपिंग तो कोई खेत के ऊपर काम करने गया वहीं तो उठा ले गए, गांव में जब तक पता जाए तब तक ले गए, क्या देर लगती है उसमें। हाँ, ऐसा था यहाँ पर, इस किस्म की स्थिति थी। ज्यादातर अपहरण चंबल और उसके आसपास के इलाकों और शहरों में होते थे, लेकिन मोहर सिंह के साथी नाथू सिंह ने एक ऐसा प्लान बनाया जो मोहर सिंह को भी रास आ गया।
चंबल में उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली के भी किसी आदमी को पकड़ बनाया जा सकता है। दिल्ली में मूर्तियों का एक नामी व्यापारी शर्मा, जिसका असली धंधा मूर्तियों की तस्करी था। मोहर गैंग ने किसी तरह व्यापारी शर्मा तक खबर भिजवाई कि चंबल में कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। व्यापारी ने अपना एक खास आदमी चंबल भिजवाया। आदमी तो वापस नहीं लौटा, लेकिन मूर्तियों के असली होने की खबर व्यापारी तक भिजवा दी। मामला सेट हो चुका था। सौदा पक्का करने के लिए और प्राचीन मूर्तियों के लालच में व्यापारी शर्मा खुद प्लेन से ग्वालियर और फिर कार से चंबल जा पहुंचा। राह ताक रहे मोहर सिंह के लोग उसे मूर्ति दिखाने के नाम पर चंबल की डांग में ले आए और मौका मिलते ही शर्मा को कब्जे में ले लिया। डाकुओं से घिरा देखकर शर्मा को समझ आ गया कि वो डाकुओं के चंगुल में फंस चुका है। शर्मा की जान पहचान भी दिल्ली में रसूखदारों में थी और व्यापार जगत में बड़ा नाम था। इसीलिए सरकार तुरंत हरकत में आई। 3 राज्यों की पुलिस दौड़ा दी, लेकिन न मोहर सिंह हाथ लगा, न व्यापारी शर्मा की कोई खबर। आखिर में शर्मा परिवार मजबूर हो गया और फिरौती की रकम मोहर सिंह गैंग को भिजवानी पड़ी। ये रकम कितनी थी, इसको लेकर अलग अलग अनुमान हैं। असलियत जो भी हो, इतना पक्का था कि चंबल के इतिहास में ये सबसे बड़ी फिरौती थी। राय का नहीं लेता है, जैसे गाँव वालों को पैसा दे दे, इतना सामान हमको ले आई, तो उतना सामान भी ले आई। गाँव वाले आदमी पहुंचे गए हमारे साथी लोग, तो मैंने गाँव वाले दे दो, पहले पैसा दे आए तो फिर ले आए। बिना पैसा नहीं देते हैं, बिना पैसा मैंने मठऊ ना लाओ। मध्य प्रदेश पुलिस की डायरी में मोहर सिंह के इस कारनामे को एक नाम दिया गया, जिसे पुलिस डिपार्टमेंट में चलता फिरता भूत कहा जाने लगा। हर बड़ी वारदात के पीछे पुलिस के लिए एनिमी नंबर 1 यानी दुश्मन नंबर 1 की हैसियत के तौर पर उसे देखा जाने लगा। पुलिस और मोहर सिंह की अनोखी आंख मिचौली पूरे चंबल में एक दिलचस्प किस्सा बन गई। तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। चंबल में मोहर सिंह की दोस्ती एक और डकैत सरदार माधो सिंह से हो गई। मोहर सिंह और माधो सिंह पुलिस रिकॉर्ड में भी दोस्त के तौर पर दर्ज थे, यानी एनिमी नंबर 1 मोहर सिंह और एनिमी नंबर 2 माधो सिंह। दोनों के गैंग चंबल के सबसे बड़े गैंग के तौर पर मशहूर हो गए। एक तरफ चंबल में लोग डकैतों से कराह रहे थे, दूसरी तरफ सरकार पर भी दबाव बनने लगा। हत्या, लूट और पकड़ की खबरें बीहड़ की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनने लगी। हर साल मोहर सिंह और माधो सिंह गैंग पर वारदातों के मुकदमे महज आंकड़े बन गए। उन्नीस 1965 में 151 डकैती, 46 हत्याएं, 1966 में 102 डकैती, 40 हत्याएं और 125 अपहरण के मुकदमे कायम हुए। 1967 में 90 डकैतियां, 63 हत्याएं और 105 अपहरण की वारदातें हुई। 1969 में हत्याओं की संख्या 80 और अपहरण के 200 मामले पुलिस ने दर्ज किए। एक दशक तक मोहर सिंह बेताज बादशाह बना रहा, लेकिन धीरे धीरे पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ बढ़ने लगी। एक के बाद एक उसके साथी पुलिस की गोलियों का निशाना बनने लगे, तो उसे भी पुलिस की गोली का डर सताने लगा। उसे एहसास हो गया था कि कोई गोली तो जरूर होगी जिस पर उसका भी नाम लिखा होगा। मुठभेड़ में तो बहुत अकेले में ज्यादा मरे को गए काम को। अच्छा, संग में न मर पाए में। पुलिस से बेहतर हथियार थे आपके पास? पुलिस पे कहा तो वजह सलाह रही फलानी दिखानी अब LMG थी। चंबल में राज करने वाला मोहर सिंह भले ही उतना पढ़ा लिखा ना रहा हो, लेकिन वो ये जानता था कि गोली का अंत गोली से होता है। 28 साल की उम्र तक कुख्यात हो चुका मोहर मौत को अपने इर्द गिर्द मंडराते देख चुका था और इससे बचने का जो भी मौका मिला उसने उसे लपक लिया। बीहड़ का बागी बनकर डाकू मोहर सिंह ने जमकर कहर बरपाया तो समाज सेवा करके जनता के दिल में जगह भी बनाई।
चंबल के बीहड़ और उसके आसपास के इलाकों में डकैत मोहर सिंह पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा। एक के बाद एक एनकाउंटर मोहर सिंह और पुलिस के बीच होने लगे। मोहर सिंह के मुताबिक 14 साल के जीवन में तकरीबन 76 बार उसका सामना पुलिस से हुआ और हर बार मोहर सिंह बचकर निकल भागा। लेकिन मोहर सिंह ये भी समझ चुका था कि कानून का शिकंजा कसने लगा है। बीहड़ों में पुलिस के बीच आंख मिचौली किसी भी दिन उसकी सांसों को बदन से जुदा कर सकती है। साल 1960 में माधव सिंह ने मोहर सिंह को चौंका दिया। माधव सिंह ने कहा कि जयप्रकाश नारायण चंबल में एक बड़ा सरेंडर करा रहे हैं। सरकार ने डाकुओं को मुख्य धारा में लाने की पहल की, जिसमें लोकमन दीक्षित और मानसिंह गैंग के काफी लोगों ने सरेंडर किया। कहते हैं जयप्रकाश नारायण डाकुओं को सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल करने की स्कीम को लेकर इंदिरा से मिलने गए थे। तब इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण से कहा था वो तभी तैयार होंगी जब मोहर सिंह हथियार डालने के लिए राजी हो। सरकार की इस पहल पर मोहर सिंह ने एक तरफा फैसला ले लिया कि गोलियों का वहशी खेल अब और नहीं। 14 अप्रैल 1972 में मोहर सिंह और उसका गैंग सरेंडर के लिए राजी हो गया। एक साल में ये स्कीम बनी। अच्छा, माधव सिंह फिरते रहे जयप्रकाश जी के पास, सेठी जी के पास, इंदिरा जी के पास, फिरते रहे, स्कीम बनाई। माधव सिंह की बदौलत वो काम नहीं। मध्य प्रदेश के मोरैना से 30 किलोमीटर दूर धोरेरा नाम के गांव को खाली करवाया गया। कुछ दिनों में चंबल के कुख्यात डाकू इकट्ठा होने लगे। पगारा डैम जौरा के पास है, जहां पर हजारों 500 डाकू वहां एक साथ रहते हैं। मोहर सिंह ने दूसरी शादी वहीं रचाई, जिसमें सभी दल के सभी बागी भाई वहां पहुंचे और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। जौरा का डैम चंबल के इतिहास में सबसे बड़े सरेंडर का गवाह है। 500 से ज्यादा डाकुओं ने जयप्रकाश नारायण के चरणों में बंदूकें रख दी। 1960 के दशक में यूं तो चंबल में और भी बंदूकें गरज रही थी, लेकिन जिसका सबसे बड़ा खौफ था वो नाम मोहर सिंह बन चुका था। मोहर सिंह का गैंग सबसे बड़ा गैंग था, उस पर सबसे ज्यादा इनाम था और उस पर सबसे ज्यादा हत्याओं के आरोप भी। ऐसे में जब समर्पण की बात चली तो लग रहा था कि क्या मोहर सिंह समर्पण करेगा, लेकिन माधव सिंह ने वादा किया कि मोहर सिंह समर्पण करने वालों में होगा। ऐसे में जब इसी पगारा डैम पर यह सबसे बड़ा समर्पण हुआ तो सबसे बड़ा नाम था मोहर सिंह, और दशकों से चंबल में आतंक फैला रहे मोहर सिंह ने यहां आकर अपनी बंदूक रख दी और शांति की राह पकड़ी। आत्मसमर्पण के दौरान मोहर सिंह SLR सेमी ऑटोमेटिक गन, 303 बोर 4 राइफल, 4 LMG स्टेन गन, मार्क 5 राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने रख दिए। जिस वक्त मोहर सिंह सरेंडर करने आया, उस वक्त हजारों की भीड़ उसका स्वागत करने पहुंची थी। सरेंडर के बाद मोहर सिंह और बाकी डाकुओं को ग्वालियर जेल लाया गया। जेल में रहते हुए भी मोहर सिंह की अकड़ कम न हुई। ग्वालियर में जब एक पुलिस अफसर ने डींगे हाँकी तो मोहर ने जेल से चुनौती दे डाली, ये अंदर ही 2-2 हाथ करके देख लो। एक किस्सा ये भी है कि जेल में जब मोहर सिंह को उसके अपराधों की चार्जशीट भेजी गई, जब पूछा कि ये क्या है तो मोहर सिंह को बताया गया कि ये आपके अपराधों का रिकॉर्ड है। मोहर सिंह ने चार्जशीट की फाइल ही जला डाली। जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये क्या किया तो मोहर सिंह ने कहा कि अपने सारे केस यहीं खत्म कर दिए। जेल कर्मियों ने मोहर सिंह को बताया कि चार्जशीट की एक कॉपी कोर्ट में भी होती है। ये सुनकर मोहर सिंह की हवाइयां उड़ गई। हालांकि बाद में मोहर सिंह इस बाबत खूब हंसा और जेल कर्मियों ने भी खूब ठहाके लगाए। कहते हैं कि अदालत में जब मोहर सिंह पर मुकदमा चलाया गया, जज ने फांसी की सजा मुकर्रर की और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये सुनकर मोहर सिंह बोला, जज साहब, अगर मैं फांसी चढ़ गया तो जुर्माना कौन चुकाएगा? मोहर सिंह से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन बीहड़ की ढांगों की तरह इनका भी पक्का कोई छोर नहीं मिलता।
मोहर सिंह को आखिरकार 20 साल की सजा सुनाई गई। जैसे तैसे वक्त बीता, जेल में मोहर सिंह का आचरण भी ठीक रहा, तो साल 1980 में मोहर सिंह को रिहा कर दिया गया और मोहर सिंह को एक नाम दे दिया गया, जेंटलमैन डकैत। मोहर सिंह जेल में सजा काटने के बाद मेहगांव लौट आया। आत्मसमर्पण के एवज में सरकार से मोहर सिंह को 35 एकड़ की जमीन मिली, जिसमें मोहर सिंह ने खेती बाड़ी शुरू की। अच्छा, समर्पण के बाद सरकार ने अपने वादे पूरे किए या नहीं? जो नहीं, पूरे करे, कोई कमी नहीं रखी। जमीन दी, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दिए, तुरवाले जमीन तुरवाले को पैसा दिए, मदद को करे। जेल में कितने दिन रहे दादा? हैं? जेल में कितने दिन रहे आप? मैं 8 साल। मोहर सिंह की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अपने हंसते खेलते परिवार के साथ वो रहने लगा। बेटी की शादी हो, घर बनाना हो या खाने का इंतजाम, एक सूचना पर मोहर सिंह हाजिर हो जाते। 1972 के समर्पण के बाद चंबल के जंगलों में अगर सबसे बड़ा इनाम था तो वो एक नाम था, मोहर सिंह। नाम से चंबल में सिक्का चलता था, लेकिन 72 में एक समर्पण हुआ। उसके बाद बागी और साधु दोनों को एक मानने वाले मोहर सिंह का बिल्कुल पूरा बदलाव हुआ। क्षेत्र की जनता ने प्यार से चुना और 72 के बाद कभी जंगल में वापस मुड़कर नहीं देखा। एक बदलाव पूरा है। आज यहाँ इस पूरी, अगर हम कहें कि यहाँ इस महवे में उन्होंने जिला पंचायत का क्या रहे, बाग नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे यहाँ, और यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को हल कराने आते रहे। मोहर सिंह का कहना है जब वो जंगल में थे तब भी लोग उनको प्यार करते थे और लोगों का ये प्यार उनको यहाँ तक लाया। आज अगर हम कहें कि यहाँ वो अपने परिवार के साथ सकुशल हैं और पुरानी जिंदगी को एक बदलाव के तौर पर याद करते हैं। हाँ, 43 साल बाद भी यादें उनकी अभी धुंधली नहीं हुई। साल 1982 में रुपहले पर्दे पर डकैतों पर बनी फिल्म चंबल के डाकू फिल्म बनी। इस फिल्म में मोहर सिंह ने डाकू की भूमिका अदा की और रियल लाइफ में अपने किरदार बखूबी निभाया। इसके अलावा डकैत माधो सिंह भी अभिनय करते नजर आए। मोहर सिंह को जनता ने भी बहुत प्यार सम्मान दिया। 12 साल बाद मोहर सिंह ने राजनीति का दामन थाम लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। मोहर सिंह के कार्यकाल में पहली बार गांव में सड़क बनी। पहली बार पानी की टंकी भी मोहर सिंह ने ही लगवाई। कहते हैं कि पुराने टूटे मंदिरों के बनवाने का काम भी किया। साल 2019 में इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा। मुरैना में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की निर्मित 9वीं सदी के बटेश्वर स्थित शिव मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग रखी। अपने इस खत में मोहर सिंह फिर मीडिया की सुर्खियों में आ गए। समय बीता, लोगों की सेवा करते करते मोहर सिंह की तबीयत कुछ नासाज रहने लगी। 5 मई 2020 ये वो तारीख जब मोहर सिंह ने अंतिम सांस ली। बागी मोहर सिंह की जिंदगी की ये हैप्पी एंडिंग थी, जिसने मोहर सिंह को बीहड़ से निकालकर समाज सेवी बनाया। उसे बीहड़ में मरने और मारने के खौफ से आजाद भी किया। डकैत की अगली सीरीज में हम आपको चंबल के बीहड़ों में दौड़ते एक बागी की कहानी दिखाएंगे, जो रेसिंग ट्रैक पर भागा तो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन जब वो चंबल के बीहड़ों के बीच दौड़ा तो वो कहलाया डाकू पान सिंह तोमर। लेकिन वो खुद को डाकू नहीं कहता था, कहता था बागी। नमस्कार।